प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक अंतिम वर्ष कला की कक्षा में आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एशिया और अफ्रीका के नवजागरण को लें। जैसा कि आप जानते हैं, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप है। दोनों विकास की दृष्टि से अपेक्षाकृत पीछे थे। जब हम एशिया महाद्वीप को लें तो महाद्वीप को मैं भौतिक रूप से स्पष्ट कर दूं, महाद्वीप तो यूरेशिया है। स्थल आकृति की दृष्टि से यूरोप भी एशिया से जुड़ा है, लेकिन एक अवधारणा विकसित की गई कि यूरोप, जिसकी प्रकृति समुद्र तटीय है, और जो शेष भाग है वो एशिया महाद्वीप। यूराल पर्वत एक विभाजक रेखा मानी गई है यूरोप और एशिया को। तो मैं मानता हूं कि हमारी जो परंपरागत पढ़ाई है उसमें यूरोप और एशिया को अलग अलग महाद्वीप के रूप में परिभाषित किया गया है। इन अर्थों में अलग अलग है कि यूरोप की प्रकृति समुद्र तटीय देशों की, जहाँ पर समुद्र ज़्यादा कटा फटा था, विशेष स्थितियाँ थी, और जो एशिया के अधिकांश भाग मैदानी इलाके थे जो कि विकास की दृष्टि से पिछड़े थे। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, यूरोप में धर्म सुधार और पुनर्जागरण जैसे आंदोलन और समुद्री यात्राओं की प्रगति के दृष्टिगत उन्होंने विकास के कीर्तिमान स्थापित किए और आगे चलकर उपनिवेशवाद को स्थापित किया। जब उपनिवेशवाद की बात आती है तो भारत ही एक सबसे ज्यादा उपनिवेशवाद का शिकार रहा। यद्यपि अन्य क्षेत्र भी रहे, लेकिन भारत सर्वाधिक उपनिवेशवादी था, शिकार था उपनिवेशवाद का। और अगर उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो आंदोलन चला वो भी भारत में ही चला। जो कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई वो उपनिवेशवाद की से आजादी की लड़ाई थी, यूरोपीय प्रभुत्व से आजादी की थी। तो इस क्रम में जहां एशिया विभिन्न क्षेत्रों में बंटा, पश्चिमी एशिया अलग प्रकार का, दक्षिणी पूर्वी एशिया एशियान के देशों का अलग प्रकार का, और चीन की अपनी एक अलग दुनिया, रूस का आधा भाग एशिया में, साइबेरिया का ठंडा बर्फीला प्रदेश। तो एशिया की ये जो भौगोलिक विविधता है उसको भी आप ध्यान रखें। आगामी जो अध्ययन होंगे आपके जीवन काल में, उन्हें विकास के दृष्टिगत इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना होगा। तो लेकिन जो एशिया के तटवर्ती क्षेत्र जो उपनिवेश थे, और अफ्रीका महाद्वीप में भी समानताएं थी। अफ्रीका महाद्वीप अधिक पिछड़ा था, आदिवासी क्षेत्र की तरह था, और यहाँ पर उपनिवेशवाद अधिक जोर शोर से फैला। मैं बता दूं कि उपनिवेशवाद तो लैटिन अमेरिका में भी फैला, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की चेतावनी के फलस्वरूप अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो 1823 में मुनरो ने यूरोपीय देशों को सचेत किया कि आप इधर नहीं आए, उपनिवेश की प्रवृत्ति की दृष्टि से नहीं आए। तत्कालीन राष्ट्रपति मुनरो के 1823 में शब्द थे कि जिस प्रकार हम यूरोप से दूर रहते हैं,
यूरोप भी अमेरिकन महाद्वीप से दूर रहे। ये मुनरो का महत्व था या अमेरिका का महत्व था कि यूरोपीय देशों ने उस तरफ आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन भारत, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो सीधे अंग्रेजों को चुनौती दे, तो अतः ये उपनिवेशवाद का शिकार होते चले गए। महाशक्तियों ने इन्हें जबरदस्त औपनिवेशिक रूप से शासित किया। तो ये उपनिवेशवाद का क्रम है। औद्योगिक क्रांति, यूरोप में समुद्री यात्राओं का तीव्रगामी विकास और औद्योगिकीकरण की ओर ने औद्योगिकीकरण यूरोप के कारखानों के लिए कच्चे माल की तीव्रगामी आवश्यकताओं ने इन उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को बहुत तेजी से बढ़ाया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में तो जो धुरी राष्ट्र थे जर्मनी जैसे, उन्होंने भी उपनिवेश में रुचि लेनी आरंभ कर दी। और इसी का कारण था कि प्रथम महायुद्ध के बाद भी यूरोपीय राष्ट्र नहीं सुधरे। विजेता राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के उपनिवेशों को बैंडेड के रूप में विजेता राष्ट्रों में बांट दिया। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध आया तब मित्र राष्ट्रों को भी इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा। जो जापान एक धुरी राष्ट्र था द्वितीय विश्व युद्ध का, उसने जो चुनौती दी थी वो चुनौती एशियावाद की भी चुनौती थी। जापान की एशियावादी ताकत के रूप में उभरने से इन मित्र राष्ट्रों को भी एटलांटिक चार्टर जैसी घोषणा के लिए मजबूर होना पड़ा। एटलांटिक चार्टर आपके पाठ्यक्रम में, आपके अध्ययन में महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और अमेरिका के राष्ट्रपति अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, युद्ध पोतों पर मिलते हैं और घोषणा करते हैं कि मित्र राष्ट्र लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं और युद्ध के पश्चात जो देश उपनिवेश हैं उनको आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे। तो ये जो घोषणा थी उपनिवेशवाद के क्रम को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करती है। मित्र राष्ट्रों को अपने विजय के लिए ये संकल्प लेना पड़ा और यही उनकी विजय का कारण था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको जो उपनिवेशवाद की पृष्ठभूमि है वो समझाना चाहता हूँ। एक बार पुनः, जब उपनिवेश का तात्पर्य है अंग्रेजी में कोलोनाइजेशन, जब हम दूरवर्ती क्षेत्रों में जब कोई शक्तिशाली देश अपना शासन स्थापित करता है तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। और दूसरा शब्द है साम्राज्यवाद। जब कोई शक्तिशाली देश अपने पड़ोस के देशों पर अधिकार प्रभुत्व स्थापित करता है तो वो साम्राज्यवाद अथवा इंपीरियलिज्म है। साम्राज्यवाद की प्रवृत्तियां पुरानी अब भी देखने को मिलती है, लेकिन उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की तुलना में अपेक्षाकृत नया था। समुद्री जहाजों, समुद्री ताकत के बल पर औपनिवेशिक शासन स्थापित करना। तो इस का शिकार एशिया भारत रहा और 200 वर्षों तक रहा। इसमें मुगल साम्राज्य जैसे पतन और उसके बाद औपनिवेशवाद की शुरुआत होती है। तो हम इस अध्ययन को 2 भागों में बांटेंगे। पहले मैं सीधे रूप में दोनों का सरल रूप से उपनिवेशवाद की समाप्ति का परिचय करवाना चाहूँगा। और जैसा कि
मित्र राष्ट्रों की एटलांटिक चार्टर में घोषणा थी। उन्होंने 1945 से लेकर 1960 तक एशिया और अफ्रीका के देशों को आजाद करने की शुरुआत की। लगभग इसमें अधिकांश देश आजाद हो गए। केवल दक्षिणी अफ्रीका के रंग भेद, नामीबिया, ऐसे कुछ प्रश्नों को छोड़कर अधिकांश देश इस काल में आजाद हो गए। और इसके पश्चात जो पृष्ठभूमि बनी उसमें अफ्रीका में राजनीतिक अस्थिरता, यद्यपि भारत जैसे देश चाहे उपनिवेशवाद का शिकार रहे, विकास में पीछे नहीं थे। भारत ने आंदोलन किया और जो भारत में आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन है वो हमारा एक राजनीतिक विकास है, लेकिन ऐसा हमें दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन भारत ने संघर्ष करके आज़ादी ली। अफ्रीका के बहुत से देशों ने बिना कोई संघर्ष के आज़ादी प्राप्त की। तो इस क्रम को उन्होंने जब आज़ादी मिल गई तो उसको वो संभाल नहीं सके। जब यूरोपीय कर्मचारी लौट गए तो उनके सामने कुशल कर्मचारियों की कमी थी। प्रशासन संचालित करने के लिए अधिकारी कर्मचारी नहीं होते थे। राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक हिंसा अफ्रीका महाद्वीप की समस्या रही है। आज भी अफ्रीका महाद्वीप विदेशी महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा से, खास करके चीन की प्रतिस्पर्धा से को देखने को मिलती है। और चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की, चीन उनके प्राकृतिक साधनों के विध्वंस की पूरी जोर शोर से प्रयास करता है। तो इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और दूसरा महाद्वीप जिसे अंध महाद्वीप कहते हैं, आपको भी इसका अध्ययन और समझना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक आवश्यकता है। तो महात्मा गांधी ने भी दक्षिणी अफ्रीका में 24 साल बिताए थे और उनका एक गौरवशाली इतिहास है। तो मैं समझता हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप में भी आप पर्याप्त रुचि लेंगे। एशिया महाद्वीप हमारा अपना महाद्वीप है। तो इनकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उपनिवेशवाद की समाप्ति और उसके पश्चात का जो विकास है, एशिया महाद्वीप में नेहरू के प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। और उन्होंने जो बांडुंग सम्मेलन करवाने का प्रयास किया, उन्होंने पूर्व की तरफ मित्रता की हाथ बढ़ाए, उन्होंने चीन की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया, लेकिन एक साहसिक प्रयास था। यानी हम सुरक्षा के प्रति सजग रहते हुए भी नई वैश्विक व्यवस्था की में आगे बढ़े। जो चीन, हिमालय चीन से पृथक करता था, आज वो हिमालय की ऊंचाइयां वैज्ञानिक प्रगति के सामने कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इतिहास और वर्तमान की वैज्ञानिक प्रगति की अवस्थाओं में समायोजन करेंगे और हम जिस रास्ते पर नेहरू चले उस रास्ते पर और सुरक्षा और सजगता के साथ नई जो विकास की, उत्तर पूर्व में विकास की प्रवृत्तियां हैं, उनमें समायोजन करेंगे, उनमें भारतीय राष्ट्र को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये एशिया महाद्वीप की जागरण है। न केवल आप जागरण को पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप के, बल्कि उसमें सहभागी बनेंगे, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएंगे। सार्क को ये भी एक प्रकार से एशियावादी आंदोलन है, दक्षिणी एशिया का आंदोलन है, जो अपने उद्देश्यों के अनुरूप बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुआ। जो लुकिस्ट और एक्टिस्ट, ये भी वो नीतियां हैं जो एशियावाद के आधुनिक रूप हैं। तो मैं समझता हूँ कि
वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंध 2020 के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक आवश्यकता है कि एशिया और अफ्रीका के जागरण को समझें। तो मैं समझता हूँ कि विद्यार्थी इसमें रुचि लेंगे। हम पहले बारी बारी से एशिया और अफ्रीका के नव जागरण को, उपनिवेशवाद की समाप्ति को अलग अलग कालांश में लेंगे। धन्यवाद।